विद्यार्थियों, नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय धोरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई स्रोत हैं जिनसे हम इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन सबसे सटीक जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह हमें भूकंपीय तरंगों के द्वारा होती है, भूकंपीय लहरों के द्वारा प्राप्त होती है। भूकंप विज्ञान इसके बारे में हमें सबसे सही जानकारी प्रदान करता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में कई स्रोत हैं। उसमें हम बात करें तो जैसे कुछ स्रोत हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं, जो सीधे तरीके से हमें इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अप्राकृतिक साधन कह सकते हैं, जिसमें हम घनत्व की बात कर सकते हैं, तापमान की बात कर सकते हैं, दबाव की बात कर सकते हैं। इनसे हम एक गैस कर सकते हैं, अंदेशा आकलन कर सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक जो संरचना है वो कैसी होगी। या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, भूकंप क्रिया के द्वारा, या उल्का जो पिंड होते हैं, उल्का पात होते हैं, मीटियोराइट्स होते हैं जो आकाश से गिरते रहते हैं, उनके संरचना, उनकी जो संगठन है उससे हमें उसका पता लग सकता है। अब तापमान, घनत्व और दबाव की हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान जो है वह सामान्यतः माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई पर या उस दर से उसमें बढ़ावा होता है। लेकिन इस दर को यदि हम औसत माने या इस दर को हम माने तो 50 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि एक तरीके से इस तरीके का तापमान यदि इतना अधिक हो जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता, पूरी पृथ्वी पिघल जाएगी, जो कि एक तरीके से सही तथ्य नहीं है। और यदि इसी गहराई, इसी तापमान के दर के साथ में यदि बढ़े तापमान तो गहराई 2900 किलोमीटर की गहराई पर तापमान जो है 25,000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। परंतु ऐसी स्थिति में तो पृथ्वी का जो अधिकांश भाग जो है वो तरल हो जाता है, जो पूर्णतः सही नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने का जो दर है वो लगातार पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ गहराई के साथ अंदर जाते समय घटता है। तो तापमान बढ़ने का दर जो है वो उसमें कटौती होती है, वो कम होता है जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं। ये ऐसा आकलन किया जाता है। अब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो तापमान है वो इतना अधिक क्यों होता है, या उस तापमान का क्या कारण है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा के स्रोत 2 हैं। एक तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है। ऐसे जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं वह उस तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और गुरुत्व बल का जो तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है उसके कारण जो ताप पैदा होता है वो भी एक कारण माना जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब ये रेडियो सक्रिय पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है और पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, वह पृथ्वी वह 3 तरीके से या तो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो सकती है, या तो संचालन के द्वारा, या विकिरण के द्वारा, या संवहन के द्वारा। लेकिन संचालन और विकिरण ये दोनों ही पृथ्वी में ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के जो शैल हैं, जो चट्टानें हैं, वो एक तरीके से कहें कि ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं, इसलिए वो ऊष्मा का संचालन एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। विकिरण विधि से भी इसका प्रवाह नहीं हो सकता है ऊष्मा का या ऊर्जा का, क्योंकि विकिरण विधि
के लिए भी जो पृथ्वी के चट्टानों के जो अधिकांश जो खनिज हैं वह अपारदर्शी हैं, और इस कारण से जो विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा जो है उसका नष्ट ही होती है, उसका प्रभाव अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। तो सबसे सही जो तरीका ऊष्मा का है वो है संवहन के द्वारा, कि मेंटल में लावा गर्म होगा, गर्म होके वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, हल्का होके ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के वो पृथ्वी की सतह तक आएगा, और फिर वहाँ पर वो ठंडा होकर या तो वो लावा व ज्वालामुखी के रूप में विस्फोटक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, या धीरे धीरे ठंडा होगा और जैसे मध्य सागरीय कटक होते हैं वहाँ पर ये ठंडा होकर दोनों किनारों पर अलग अलग होके मृत समुद्र के बीच में जो कटक होते हैं, जैसे मिड अटलांटिक मध्य अंध महासागरीय कटक हैं, वहाँ से ये उस कटक से दूर होते चले जाएंगे, और बाद में जहाँ पर सागर और महाद्वीपीय प्लेट मिलती हैं वहाँ पर सागरीय प्लेट के सहारे से महाद्वीपीय सागरीय प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसती चली जाएगी, और फिर वो वापस पृथ्वी के अंतरतम भागों में चली जाएगी, और फिर वो पिघलकर वापस तरल हो जाएगी। इस तरीके से एक चक्र पूरा पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलेगा, जिसको हम संवहनीय धाराओं का चक्र कहते हैं। तो ये भी एक ऊष्मा का संचालन, ऊष्मा का जो क्या कहेंगे स्रोत हैं, और इस तरीके से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो यह तापमान जो है उससे हमें यही आकलन कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है धीरे धीरे तापमान बढ़ने की जो दर है वो उसमें गिरावट होती है। घनत्व की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 है, और यदि हम देखें तो ऊपरी भाग का, पृथ्वी के ऊपरी भाग का, ऊपरी चट्टानों का घनत्व जो है वो 2.7 है। तो इस तथ्य से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, तभी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 हो सकता है। और विशेषज्ञों द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो है कि पृथ्वी के जो आंतरिक सबसे भीतरी भाग है उसका घनत्व 11 से भी अधिक है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का जो भीतरी भाग है वो अत्यधिक भारी पदार्थों से, मुख्यतः धात्विक पदार्थों से बना है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, या भूक्रोड़ कहें या कोर कहें, वह लोहा और निकल का मिश्रण है, जो कि एक तरीके से चुंबकीय पदार्थ भी है, और इसी कारण से पृथ्वी का चुंबकीय जो एक अक्ष बनता है और चुंबकीय जो उसकी लक्षण है वह होते हैं। तो यह घनत्व से हमें इसका पता चलता है। अब इसमें हम बात करें तो घनत्व की बात करने पर हमें पता चलता है कि जो सबसे ऊपरी परत है उसका घनत्व जो है वह 2.7 से 3 के बीच में रहता है, और कहीं कहीं पर वो 3.5 हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब हम नीचे जाएंगे और अंदर, तो वो मेंटल के वहाँ पर 5.5 के करीब हो जाता है। फिर और गहराई में जाने पर ये क्रोड वाले हिस्से में ये 11 से 13 के बीच में, 13 से भी अधिक हो जाता है। अब हम बात करें दबाव की, तो दबाव जो है जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में जाएंगे गहराई में दबाव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि चट्टानों का भार बढ़ता चला जाएगा। तो भार बढ़ने के साथ साथ में दबाव में बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बढ़ते तापमान के साथ में जो अंदर के भाग हैं वो पिघलने चाहिए, लेकिन बहुत तापमान अधिक होने पर, आंतरिक भागों में बहुत अधिक तापमान होने पर भी जो चट्टानें हैं वो पिघली अवस्था में नहीं रहती हैं। वह नहीं रहने का कारण, एकमात्र कारण या प्रमुख कारण जो है वो है दबाव। भार के कारण जो दबाव होता है वह उसके द्रवणांक जो है उसको बढ़ा देता है, या उसके गलनांक को बढ़ा देता है। जिस तापमान पर कोई चीज़ गलती है, मेल्ट होती है, उसको बढ़ा देता है, और इसके कारण ज़्यादा दबाव के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी जो शेल हैं वो पिघलते नहीं हैं, बल्कि जो बाह्य क्रोड हैं वह ठोस माध्यम में
या आंतरिक क्रोड जो है वह ठोस माध्यम में रहता है। और अब हम बात करें तो देखें कि भूगर्भ से में तापमान जो है उच्च होते भी अत्यधिक दबाव के कारण शैलें ठोस अवस्था में रहती हैं। भूगर्भीय घटनाओं के फलस्वरूप चट्टानों के खिसकने के कारण यदि कभी चट्टानें खिसक जाती हैं या कोई भूगर्भ भूस्थल पर यदि किसी दरार आ जाती है बहुत, तो उससे क्या होता है कि दबाव में कमी आएगी और उससे जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वह चट्टानों का घट जाएगा और वो गलना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से वह गलकर लावा या मैग्मा में बदल जाती है। ऊपरी परतों की चट्टानें भूगर्भ की ओर दबाव डालती हैं। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आंतरिक भाग पर पदार्थों का दबाव प्रति वर्ग सेंटीमीटर 3200 टन है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूक्रोड की चट्टानों पर सर्वाधिक दबाव पड़ना चाहिए, इसी कारण वहाँ सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। किंतु आधुनिक प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि चट्टानों में एक सीमा के आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता है, कि एक समय ऐसा होता है कि चाहे दबाव कितना भी बढ़ जाए उससे घनत्व में फिर बढ़ोतरी नहीं होगी। एक सीमा के बाद में घनत्व में दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चाहे वो दबाव कितना भी बढ़ जाए। तो पृथ्वी के अंदर जो सबसे अंतरतम भाग है क्रोड जो है उसका जो घनत्व अधिक होने का कारण अत्यधिक दबाव भी है, लेकिन लगातार दबाव और बढ़ेगा तो उसकी घनत्व और बढ़ेगा ये संभव नहीं है, क्योंकि एक सीमा के बाद में दबाव का प्रभाव जो है वो घनत्व पर कम हो जाता है और उस सीमा के बाद में घनत्व और नहीं बढ़ता है। तो इन चीज़ों से हमें ये दबाव, ताप और घनत्व से हमें पता जो आकलन लगता है वह हमें ठोस रूप में या एकदम स्पष्ट रूप में ये बताता नहीं है कि पृथ्वी के अंदर की स्थिति कैसी होगी। फिर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाएं हैं और भूकंपीय क्रियाएं हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं से हम ये पता लग सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ भाग ऐसा है जो कि तरल अवस्था में है, क्योंकि वहाँ से तरल मैग्मा और ऊपर धरातल पर लावा के रूप में प्रवाहित होता है। इस आधार पर कुछ भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहती है और इसी को मैग्मा के भंडार भी कहा जाता है, मैग्मा का चैम्बर भी कहा जा सकता है। किंतु कई भूगर्भ शास्त्री इसे व्यावहारिक नहीं मानते। उनका मानना है कि ऊपरी चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण कोई भी हिस्सा तरल नहीं रह सकता है। संभवतः अचानक ताप बढ़ने तथा चट्टानों का दबाव घटने के कारण आंतरिक भागों का कुछ हिस्सा पिघल जाता है, ये माना जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरल अवस्था में रहता है। सबसे सटीक जो हमें आकलन पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में पता चलता है वो भूकंप विज्ञान से पता चलता है। भूकंप विज्ञान में हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है वह भूकंप केंद्र कहलाता है, या जैसे एपिसेंटर कहते हैं। और जहाँ पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है या जहाँ पर भूकंप का उद्भव होता है वो जो जगह है वो भूकंप मूल कहलाती हैं, जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में होती है। मतलब स्थलीय भाग से पृथ्वी की सतह से गहराई में होती है, जिसको भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। अब हम भूकंप विज्ञान से हमें ये पता चला है कि भूकंप की 3 प्रमुख लहरें होती हैं, 3 तरंगे होती हैं जो अपने अलग अलग स्वभाव के कारण, अलग अलग गति के कारण और अलग अलग उनकी जो नुकसान करने की क्षमता है उसके आधार पर, और उसमें लहरों की जो लक्षण है उसके आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया है। चाहे वो पहली के जो लहरें हैं जिनको प्राथमिक तरंगे या प्राथमिक लहरें या अनुदैर्ध्य लहरें भी कहते हैं, दूसरी है आड़ी या गौण लहरें और तीसरी है धरातलीय लहरें। अब प्राथमिक आड़ी लहरें और धरातलीय लहरों में क्या अंतर है यह हम देखें कि ये जो लहरें हैं तीनों, ये लहरों की एक
जो विशेषता है वो यह है कि जैसे जैसे घनत्व शैलों का बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी गति में परिवर्तन आता है, बढ़ोतरी होती है। ये भूकंप तरंगों की विशेषता है और ये सभी तरह की तरंगों या लहरों पर घनत्व का प्रभाव पड़ता ही है। तो प्राथमिक तरंगे जो हैं उसके अंदर जो लहर के दिशा में ही कणों की गति होती है। लहर की जो रेखा होती है, जिस दिशा में लहर प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में कणों की जो गति होगी वही होगी। इसीलिए इसको अनुदैर्ध्य लहरें भी कहते हैं। यह जो लहरें होती हैं इनकी जो विशेषता होती है, लक्षण होते हैं, वह ध्वनि की लहरों के समान होती हैं कि इसमें लहर की गति और कणों की गति एक ही दिशा में होती है। ये सबसे अधिक वेगवान लहर होती हैं और ठोस भाग में सबसे अत्यधिक गति से ये प्रभावित होती हैं और तरल माध्यम में इसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। इसके विपरीत आड़ी या गौण लहरें जो हैं, जिसको सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, वह लहरें जो हैं वो आड़ी होती हैं। इसका मतलब है कि इनको आड़ी लहरें क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कोण की जो गति है वह जो है वह लहर की गति या लहर की जो दिशा है उसके आड़े होती हैं, उसके समकोण पे होती हैं। लहर जिस दिशा में बह रही है, ये प्रवाहित हो रही है, तरंग जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसके समकोण पर कण की गति होती है। तो जैसे हम ये जो लहरें होती हैं ये प्रकाश तरंगों की जैसी होती हैं या जल तरंगों के रूप में। जैसे हम जल में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर गिरता है और उसके पत्थर जो कण की गति है, कण जिस दिशा में है उसके समकोण पर लहरें गोल गोल आकार में होती हैं। तो इसमें जो विशेषता ये है कि एक तो इसमें कण की गति जो है या कण की जो दिशा है वह लहर की दिशा के समकोण पर होगी। दूसरा, ये जो लहरें होती हैं यह तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं और इनकी जो गति है वह पी लहरों के या प्राथमिक लहरों के मुकाबले कम होती हैं और इसीलिए ये ज़्यादा गहराई पर ये प्रविष्ट होती तो हैं, लेकिन जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में, क्रोड के भाग में, वहाँ पर वो समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती हैं। अब तीसरी जो लहरें हैं वो है धरातलीय लहरें। जो धरातलीय लहरों की बात करें तो धरातलीय लहरें जो हैं वह पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं और सबसे अधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। ये सबसे अधिक लंबा मार्ग यही तय करती हैं और इनकी गति जो है वो कम होती हैं, लेकिन इनकी जो मारक क्षमता है, जो इनकी नुकसान करने की क्षमता है वह बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के सतह के पास पास में ही ये ज़्यादा चलती हैं। इनकी गहराई में ज़्यादा इनकी प्रविष्टि नहीं होती है, ज़्यादा गहराई में ये नहीं पाई जाती हैं, बल्कि पृथ्वी की सतह के सहारे इनका सबसे अधिक पाया जाना होता है और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें यदि हम पढ़ें इसको तो जैसे पी तरंगे हैं या पी वेव्स जिनको कहते हैं या जिनको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, ये जो है इनका संचरण वेग सबसे अधिक अर्थात 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। ये भूकंप मूल से प्रारंभ होकर पृथ्वी के ठोस और गैसीय सभी प्रकार के पदार्थों को पार करती हुई भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंगे शैलों में संपीड़न के कारण उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के शैलों में से गुजरने पर शैल कणों में कंपन होता है। ये कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता है, तो तरंग की जो दिशा होगी उसी के आगे पीछे होता है। आगे पीछे होने के कारण इसे धक्के की तरंग या क्षतिजीय तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ठोस भाग में अत्यधिक तेजी से सरल रेखा में चलती हैं और इनकी जो विशेषता है वो लक्षण जो है वो ध्वनि तरंगों के समान होते हैं। द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स या ट्रांसवर्स या आड़ी तरंगे या डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहते हैं इन्हें।
ये तरंग जल तरंगों प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं क्योंकि इनमें कणों की गति तरंग की दिशा के समकोण पर है। इनकी उत्पत्ति शैलों पर पड़ने वाले अपरूपण बल के कारण होती है। इनकी गति जो है लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसकी 8 से 10 होती है, इसकी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है। ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, तरल अथवा गैसीय पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती है। तो पृथ्वी के अंदर हम देखेंगे तो 120 डिग्री जो कोणीय दूरी है उस पर ये तरंगे उसके बाद में ये लुप्त हो जाती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये तरंगे नहीं पाई जाती हैं। ये तरंगे जो हैं भूकंप मूल एस तरंगों की दिशाएं तरंगों में शैल कणों की गति से E1030 से 1430 के कोण के मध्य धरातल मतलब 103 डिग्री से 143 के कोण के मध्य धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। इसे एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। और इसीलिए भूगर्भ शास्त्री जो है वो अनुमान लगाते हैं कि भूप्रोड़ का कुछ भाग द्रव अवस्था में होना चाहिए, जहां से इन तरंगों के मार्ग में परिवर्तन या परावर्तन के कारण ये छाया क्षेत्र बनता है। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रव्य अवस्था में होना चाहिए, तभी उनमें से वहाँ पर एस तरंगे जो है वो लुप्त हो जाती, क्योंकि एस तरंगे जो है वो तरल माध्यम से या गैसीय माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं। तरल पृथ्वी के आंतरिक भाग जो गैसीय माध्यम में तो हो नहीं सकता है, लेकिन तरल हो सकता है। तो वो तरल होने का इससे हमें साक्ष्य मिलता है। फिर ये धरातलीय या दीर्घ पृष्ठीय तरंगे जो सबसे लंबी तरंगे होती हैं और जो सबके इनकी वेग सबसे कम होता है, जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग होता है, ये भूकंप जो है अधिकेंद्र से उत्पन्न भूकंपी तरंगे होकर धरातल पर ही चलती हैं। तो पृथ्वी पर जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले हमें एक थोड़ा सा प्राथमिक कंपन महसूस होता है, वह उसके बाद में द्वितीय कंपन शुरू होता है जो कि थोड़ा अधिक अवधि के लिए होगा। फिर इसके बाद में सबसे मुख्य कंपन शुरू होता है। तो ये तीनों कंपन जो है, पहला कंपन पी वेव्स को, दूसरा कंपन एस वेव्स को, तीसरा कंपन जो है एल लहरों को प्रदर्शित करता है। ये आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि ये पी लहरें हैं क्यों दर्शाते हुए हैं, ये एस को है और ये एल को दर्शा रही है। इस प्रकार से फिर आगे इन तरंगों के द्वारा हमें पृथ्वी के बारे में, आंतरिक भागों के बारे में पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो शैल है वह उनमें घनत्व में लगातार बढ़ोतरी होती है या बदलाव होता है, क्योंकि इन तरंगों की जो गति है वो निरंतर परिवर्तन होती है। पृथ्वी पे 3 जगहों पर पृथ्वी में स्पष्टतः पी तरंगों की गति में परिवर्तन आता है और बढ़ती हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर घनत्व में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, एस वेव्स लुप्त हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई द्रव्य अवस्था में है जहां पर एस वेव्स लुप्त हो जाती हैं। भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी के आंतरिक भाग की निम्नलिखित विशेषताएं उभरती हैं। भूकंप से गहराई की ओर चलकर अधिकेंद्र तक पहुंचने वाली तरंगें लंबी दूरी के बावजूद अपेक्षाकृत कम समय लेती हैं। इससे सिद्ध होता है कि गहराई की ओर शैलों की घनत्व में वृद्धि होती जाती है। यदि भूगर्भ में शैल संरचना समान होती तो भूकंपीय तरंगों का मार्ग सीधा होता, किंतु वास्तव में भूकेंद्र की ओर इनके मार्ग उत्तल हो जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूगर्भ में विभिन्न संरचनाओं की परतें पाई जाती हैं तथा इनमें कुछ परतें द्रव्य अथवा अर्धद्रव्य अवस्था में हो सकती हैं। उल्कापात जो है वो सूर्य परिवार के ही भाग हैं जो ग्रहों की उत्पत्ति के समय अलग होकर अंतरिक्ष में फैल गए थे। उल्काओं की रचना में निकल और लोहा पाया जाता है। अतः सौर परिवार की जो सदस्य हैं, पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण इसके आंतरिक भाग में निकल और मिश्रित लोहे के कारण बताया जाता है। तो ये इन साक्ष्यों से, इन तरीकों से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता चलता है। आगे की कक्षा में हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।